नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ध्वनि है ना, हमारा अध्याय 10 है ध्वनि। ठीक है, आज हम ध्वनि के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है और कैसे हम ध्वनि को सुन पाते हैं, है ना। और ध्वनि क्या चीज़ है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्वनि है ना, तो जो कुछ भी चीज़ें हमको जो है सुनाई देती है वो सभी चीज़ें क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है ना। जैसे कि हम देखते हैं ध्वनि के बारे में, है ना, जैसे कि जब स्कूल की घंटी बजती है तो वो हमको सुनाई देती है ना। ये सब क्या है, ध्वनियाँ हैं। पक्षियों का जो है चहचहाना, बादलों का गरजना, है ना, मोटर गाड़ियों की ध्वनि, मोटर गाड़ियों से जो हॉर्न जो निकलती है ना, हॉर्न जो बजती है, वो सभी क्या है, ध्वनि के उदाहरण हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें भी ये होता है, कुछ ध्वनि जो है हमको क्या लगती है, अच्छी लगती है, और कुछ ध्वनि जो है हमको जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या लगती है, मधुर नहीं लगती है ना, मतलब अच्छा जो है नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कुछ ध्वनि जो है, जैसे कि जो है चिड़िया का चहचहाना है ना। इसके अलावा जो है बांसुरी की ध्वनि है, हारमोनियम का ध्वनि है। तो ये कुछ ध्वनियाँ जो है हमको क्या लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है ना, जो मतलब कर्ण प्रिय लगती है। और कुछ जो ध्वनियाँ होती है जो हमको जो है बहुत ज़्यादा क्या लगती है, अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, ये हो गया ध्वनियों के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ध्वनियाँ जो है उत्पन्न कैसे होती है और कैसे हम इनको जो है सुन पाते हैं, है ना। तो यदि हम सुनने की बात करते हैं, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है एक घंटी दिखाई दे रही होगी, है ना, और ये जो है एक हथौड़ी है। तो स्कूल में आप देखेंगे घंटी, और जो है इस प्रकार से जो है घंटी आप देखेंगे और हथौड़ी, है ना, जिससे जो है घंटी को बजाया जाता है। तो जैसे ही अब क्या करते हैं, घंटी को जैसे ही हथौड़ी से क्या करते हैं, इसको जो है जैसे ही पीटते हैं तो क्या होने लगता है, ये जो घंटी जो होती है इसमें जो है कंपन होने लगती है। क्या होने लगती है, कंपन। अब इस कंपन को हम कैसे जो है ना, जैसे ही जो है हम इसको पीटते हैं तो क्या होने लगता है, इसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे ही अगर आप क्या करते हैं, पीटने के बाद जैसे ही आप इसको जो है इस घंटी को पीटते हैं, उसके बाद जैसे ही आप इसको छूते हैं, घंटी को छू करके देखते हैं, तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें कंपन होते रहता है। क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। और कंपन के कारण से ही क्या होती है, ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। जैसे ही आप घंटी को क्या करोगे, जैसे ही छुओगे हाथ से ना, वो कंपन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपको जो है ध्वनि सुनाई देना जो है बंद हो जाएगी। समझ में आया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कंपन जो ध्वनि जो है किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण से क्या होती है, ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है द्विभुज स्वरित्र दिया है ना, ये जो है द्विभुज स्वरित्र है। तो इसको भी आप जैसे ही क्या करते हैं, ये जो द्विभुज स्वरित्र है ना, इनको आप जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से जो है इसको क्या करते हैं, जैसे कि रबर पैड है, रबर पैड से जिसको जैसे ही इसको मारते हैं तो इसमें भी क्या होने लगता है, ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है, ध्वनि, क्योंकि इसमें क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। और इसके कंपन को जो है आप इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए ये जो है इसका ये मेन सिरा है ना, जैसे ही इसको हम जो है पीटते हैं या फिर जो है इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको जो है इसको कठोर जो रबर पैड जो रहता है उससे यदि हम इसको जो है मार देते हैं तो क्या होने लगता है, इसमें जो है कंपन उत्पन्न होने लगती है। क्या होने लगती है, कंपन होने लगती है। और इस प्रकार से देखिए, कभी यहाँ फिर यहाँ, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसी कारण से। तो कंपन के कारण से क्या होने लगती है, ध्वनि जो है उत्पन्न होने है ना, मतलब जो है कंपन के कारण से ध्वनि जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। यदि जो है आप देखेंगे, हम भी जब क्या करते हैं, जब बोलते हैं तो यदि आप क्या करते हैं, अपने गला के पास जो हाथ को जो है क्या करते हैं, गला के पास ले जाते हैं और गला को छू करके आप बात करते हैं, तो आप यहाँ पर महसूस करेंगे कि आपके गले में भी क्या हो रही है, कंपन जो है कंपन हो रही है। और कंपन उत्पन्न होने के कारण से ही क्या होता है, ध्वनि हमको सुनाई देती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है प्रश्न उठता है, तो क्या हर चीज़ों में जो है कंपन जो है हर चीज़ों में जो है कंपन के कारण से ही ध्वनि उत्पन्न होती है? तो उसका जो है पता नहीं चलता कई चीज़ों में। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये जो कंपन जो होता है, जिसमें ज़्यादा कंपन होता है वो हमको जो है पता चलता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिनमें से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनमें जो है कंपन जो होता है वो क्या रहता है, बहुत ही धीमी गति से, मतलब जो है उनका कंपन जो है बहुत ही कम होता है ना। ठीक है, तो वो चीज़ें हमको जो है पता नहीं चल पाती है। ठीक है, लेकिन ये इतना तो निष्कर्ष निकलता है कि जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है किनके कारण से उत्पन्न होती है, कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। और यदि
आप देखे होंगे इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं तो हमारे घर में जो बर्तन रहता है ना, जो खाली बर्तन है, उसको आप जो किसी कारण से किसी चीज़ से जो है उसको जो है ठोकर मार दिया और कुछ भी हो गया, तो इसमें से बहुत जो है तेज़ी से क्या निकलती है, ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। और जैसे ही हम उसको छू करके देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, ध्वनि जो है बंद हो जाती है, क्योंकि कंपन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। ये आप देखे होंगे, ठीक है। तो जिन वस्तुओं का जो कंपन जो रहता है ज़्यादा रहता है वो क्या होते हैं, वो कंपन हमको पता चलते हैं, लेकिन कुछ अधिकांश स्थितियों में क्या होता है कि कंपन जो है बहुत ज़्यादा क्षीण होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो वो जो ध्वनि जो कंपन रहता है हमको पता नहीं चलता, लेकिन ध्वनि जो है कंपन के कारण से ही क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम जानेंगे, है ना, यहाँ तक आप जान लिए। उसके बाद जो है आगे हम यहाँ पर कंपन, आयाम और आवृत्ति एवं आवर्तकाल के बारे में जानेंगे, है ना। कंपन का आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है ना। ये आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर जानेंगे, है ना, दोलन गति को जानेंगे। किसको जानेंगे, दोलन गति को जानेंगे, है ना। दोलन गति क्या होता है, तो देखिए किसी वस्तु का उसकी माध्य स्थिति की दोनों ओर गति करना दोलन गति कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए ये जो एक सरल लोलक की बात कर, जैसे कि ये मान के चलिए ये जो है कोई एक कहीं पर जो है कुछ दृढ़ आधार है, वहाँ से एक धागा को इस प्रकार से हम बांध दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक पत्थर को बांध दिए। अब इसको एक बार यहाँ तक ला करके क्या कर देते हैं, इसको छोड़ दे, यहाँ तक ले आए इसको यहाँ से ऐसा, और इसको ला करके यहाँ छोड़ दिए, तो क्या होगा, ये फिर से यहाँ तक आएगा, है ना, और फिर से यहाँ तक आएगा, फिर आएगा ऐसा, और इस प्रकार से जो है ये क्या करने लगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसा। तो इसी प्रकार की जो गति रहता है, मतलब कोई वस्तु जो है अपनी, ये है माध्य स्थिति, है ना। इस माध्य स्थिति से कोई वस्तु यदि क्या करता है, अपने बार बार जो है अपने माध्य स्थिति से दोनों ओर क्या करता है, गति करता है, तो इसी प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोलन गति, ठीक है, ओके। अब देखिए उसके बाद जो है यदि हम जो है उदाहरण देखना चाहें यहाँ पर हम दोलन गति का, है ना, गति के माध्यम से, मतलब जो है दोलन गति के माध्यम से हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, है ना, जानना चाहें आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या है। तो देखिए इसके लिए आप जो है एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेबल में जो है एक स्केल ले लीजिए, ठीक है। अब एक स्केल लेकर के, ये जैसे कि ये स्केल है, इसके एक सिरे को आप क्या कर दीजिए, किसी दृढ़ आधार से या फिर जोर से दबा दीजिए, और दूसरे सिरे को आप क्या कर दीजिए, ऐसा नीचे साइड ला करके ऐसा थोड़ा सा नीचे करके उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, जो स्केल का जो दूसरा सिरा होगा, फिर से जो है क्या होगा, यहाँ से जो है ये जो इसका माध्य स्थिति था यहाँ फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा नीचे, है ना, और ये तब तक दोलन होते रहेगा जब तक जो है इसमें कंपन होती रहेगी, ठीक है ना, ओके। तो इसी प्रकार की जो गति जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं, ठीक है। अब इस दोलन गति में ये कहलाता है इसकी माध्य स्थिति, ठीक है ना, सामान्य अवस्था में। उसके बाद जो है हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर आयाम। किसको जानेंगे, आयाम क्या होता है, ठीक है। तो आयाम क्या होता है, देखिए यहाँ पर आयाम क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए ये जो है एक कंपन या एक दोलन क्या होता है उसको समझिए। तो जब क्या होता है, कोई भी वस्तु जब कंपन करना शुरू करता है ना, तो अपने माध्य स्थिति से देखिए पहले जो है ये यहाँ तक आएगा, ये जो स्केल जो नीचे में स्केल आपको जो है स्केल का जो आपको जो है यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है ना नीचे साइड, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ से फिर कहाँ चले जाएगा, जो है यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और नीचे से ऊपर की ओर जब जाएगा फिर कहाँ आएगा, फिर वहाँ जो है फिर वापस आएगा यहाँ, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के जो है देखा जाए तो ये अपने माध्य स्थिति यहाँ पहले आएगा, है ना, यहाँ तक पहले आएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से फिर यहीं पर आएगा। मतलब जिस स्थान में था, है ना, उस जो उनका जो माध्य स्थिति है वहीं से जो है वो क्या करता है, दोलन शुरू करता है, ठीक है ना, कंपन शुरू करता है। तो अपने माध्य स्थिति से जहाँ तक भी जो है नीचे साइड जाता है, फिर ऊपर साइड जा करके फिर जो है अपने माध्य स्थिति पर आता है, तो इसको हम बोलेंगे एक दोलन। क्या बोलेंगे, एक दोलन बोलेंगे। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से ऐसा जाएगा, फिर अपने माध्य स्थिति पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही जो है माध्य स्थिति पर, है ना, तो इस प्रकार से जो दोलन होता है उसको हम बोलते हैं एक दोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक दोलन बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक कंपन बोलते हैं, या फिर इसी को जो है एक दोलन बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। उसके बाद जो है हम आयाम को जानते हैं। किसको जानते हैं, आयाम को। तो आयाम देखिए
कोई भी वस्तु जब कंपन करता है ना, तो वो अपने माध्य स्थिति से जो है, अपने माध्य स्थिति से, है ना, यहाँ पर मान के चलिए ये जो है, ये मान के चलिए ये क है, ठीक है, और ये क्या है, नीचे साइड का जो स्केल जो दिख रहा है ख है और ऊपर साइड का ग है। तो कोई वस्तु जो है अपनी माध्य स्थिति के, ठीक है, जब कोई वस्तु क्या करता है ना, कोई वस्तु जो है अपनी माध्य स्थिति से जो है अधिकतम दूरी, है ना, यहाँ पर देखिए क या ख, यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए ये क है और ये ख है, ये क है और ये ख है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु जब क्या करता है अपनी माध्य स्थिति से जो है जितनी अधिक दूरी तक क्या करता है जाता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम। जैसे कि ये मान के चलिए ये क्या है, क है और ये नीचे क्या है, ख है। तो क से ख तक जितनी दूरी में ये क जो है दोलन कर रहा है, तो अपनी माध्य स्थिति जितनी दूरी जो है नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है, तो वही इसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ओके, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आवृत्ति को जानते हैं। क्या जानेंगे यहाँ पर, आवृत्ति। तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसे कंपन की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो है कोई भी वस्तु अगर कंपन कर रही है ना, तो 1 सेकंड में जितने बार वो क्या करती है, कंपन करती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु की आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, कंपन की आवृत्ति, ठीक है। ओके, और जो आवृत्ति जो होता है उसको जो है कंपन प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में, ठीक है ना। ये इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है। ओके, समझ गए। अब इसके बाद हम जानते हैं आवर्तकाल। क्या जानेंगे, आवर्तकाल। क्या होता है आवर्तकाल, तो देखिए कंपन करती हुई वस्तु को एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, है ना। ऐसे जो आवर्तकाल जो रहता है उसको हम जो है सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो मतलब कंपन करती जो वस्तु जो होती है एक कंपन करने में, है ना, जितना समय लेता है, मतलब एक दोलन बोलिए या एक कंपन बोलिए, तो कोई भी वस्तु अगर जो है कंपन कर रही है या फिर दोलन कर रही है, तो एक दोलन करने में या फिर एक कंपन करने में जो है जितना समय लेता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ओके, समझ में आया, क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और आवृत्ति जो है आवर्तकाल का जो है ये जो है जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो आवर्तकाल क्या कम होगा, और आवर्तकाल अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ओके, ये इनमें संबंध है। उसके बाद ध्वनि और माध्यम के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ध्वनि और माध्यम, मतलब ध्वनि जो है किस प्रकार से जो है हमारे कानों तक पहुंचती है। तो देखिए ध्वनि जो है ना, जो ध्वनि जो होती है वो कंपन के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। और कंपन के द्वारा जब उत्पन्न होती है, मान के चलिए ये जो है यहाँ से कोई ध्वनि जो है, यहाँ से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ से कोई जो ध्वनि जो है यहाँ से उत्पन्न हो रही है ध्वनि। अब कोई आदमी जो है क्या है, यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से कंपन जो है क्या होगी, उत्पन्न होगी, और ये कंपन जो है जो हवा जो होगा ना उसको भी क्या कर देगा, यहाँ का इनका जो कंपन जो होगा हवा को क्या कर देता है, कंपित कर देता है। अब वही कंपन जो है हवा के माध्यम से क्या कहाँ पर पहुँचती है, हमारे कानों तक पहुँचती है। और हमारे कानों के जो पर्दे जो होते हैं ना, कान के जो पर्दे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ये कंपित कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारे कानों में भी कंपन क्या होने लगती है, कंपन होने लगती है पर्दे में, और ध्वनि हमको क्या होती है, सुनाई देती है। ओके, समझ में आया। तो और इसके अलावा जो है ध्वनि को सुनने के लिए हमेशा जो है कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। मतलब बिना माध्यम का जो है हमको ध्वनि सुनाई नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हवा है, तो हवा के कारण से हम क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यदि हवा नहीं होता है तो हम नहीं सुन पाते। इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं, इसको जो है हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक ये टेबल है, जैसे कि अब यहाँ पर एक जो है ये जो लड़की जो है यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये कान को जो है कहाँ पर लगाई है, टेबल में। अब धीरे से ये यदि बजाती है, यहाँ से जो है जो दूसरे नंबर की लड़की है, इस यहाँ पर धीरे से जो है क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये कान को टेबल में लगा करके रखी है, तो क्या होगा, इनको जो है ध्वनि जो है सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही ये जो है ये कान को हटा लेती है, यहाँ से टेबल से ऊपर उठ जाती है, फिर धीरे से ये बजाती है, तो ये इनको जो है ध्वनि जो है सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना, सुनाई नहीं देगा। और सुनाई देगा भी तो कम सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा, कम क्यों सुनाई देगा, क्योंकि हवा के माध्यम से ध्वनि जब पहुंचेगी तो क्या होगा, इनको जो है ध्वनि जो है कम सुनाई देगा, क्योंकि वो धीरे से जो है बजा रही है। और उसके बाद यदि जो है ये कान को लगाए रहती है तो इनको जो है ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है ना। और यदि ये जो है दूर में चली जाती है तो इनको ध्वनि सुनाई नहीं देगा,
ठीक है ना। मतलब जो है ये है कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की जो है आवश्यकता पड़ती है ध्वनि के संचरण के लिए, ठीक है। और जहाँ पर जो है माध्यम नहीं होता वहाँ पर जो है ध्वनि जो है बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। इसी कारण से जो चंद्रमा है ना, वहाँ पर जो है क्या होता है, जो चंद्रमा जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो जैसे चंद्रमा में गए तो वहाँ पर जो है वायु नहीं है, हवा नहीं है, तो माध्यम नहीं है ना ध्वनि के संचरण के लिए, तो वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से जो है ध्वनि जो है सुनाई नहीं देती। समझ में आया? ओके, तो ये था ध्वनि, है ना, आप समझ गए होंगे। और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जानेंगे ध्वनि जो है हम कैसे सुनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।